दोस्तों, आरपीएससी के पेपरों का सलूशन लेकर हम फिर से आ चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चंस जो ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई के एग्जाम्स में अब तक आ चुके हैं और ये आगामी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हमारे 80% से भी ज़्यादा प्रश्न पुराने पेपरों के इर्द गिर्द होते हैं, इसलिए हम चैलेंज ले रहे हैं 45 दिन का, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सब नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अब तक हमने 7 क्लासेस देख ली हैं। 7 क्लासेस में हमने 7 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। 8वीं क्लास में हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो आज का शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि राजस्थान के जो पिछले पेपर्स हैं उन्हीं से पेपर का इधर उधर से उठा के पेपर बनाया जाता है। तो ज़रूर देखें और एंड तक देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं कि निम्नांकित में से जो राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है चित्रकला की जिसमें सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये कौन सी शैली थी? जयपुर शैली। जयपुर की भी आमेर शैली थी, जहाँ पर इनका देखने को मिलता था, मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता था। इसकी विशेषता थी जयपुर की शैली की कि पोथी चित्रण होता था, लघु चित्रण भी होता था और व्यक्तिगत चित्रण भी होते थे। किस शैली में? ये चित्रकला जयपुर की आमेर शैली है, उसमें पोथी चित्रण, लघु चित्रण और व्यक्तिगत चित्रण भी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे। दोस्तों, ऐसे कौन से शासक थे जो स्वयं संगीत में रुचि रखते थे और संगीत बनाते थे, यानी कि संगीताचार्य थे? तो दोस्तों, प्रताप सिंह थे। कौन थे? जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह संगीताचार्य थे स्वयं भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गीदड़ नृत्य होता है। दोस्तों, यहाँ पे नृत्य की बात की जा रही है कि गीदड़ नृत्य कौन सी जगह पर होता है। दोस्तों, गीदड़ नृत्य शेखावटी प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य है। तो कौन से प्रदेश का है गीदड़ नृत्य? शेखावटी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता है। दोस्तों, जो कान्हड़ देव प्रबंध है वो किसने लिखी है? पद्म नाम ने लिखी है। यानी कि जो कान्हड़ देव प्रबंध है उसकी रचयिता है पद्म नाम। तो ये आंसर तो सही हो गया, लेकिन जान लेते हैं कि बिसल देव रासो है जो किसने लिखी है? नरपति नालर ने बिसल देव रासो लिखी है, खंड 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नांकित में से राम स्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे। दोस्तों, यहाँ पर संप्रदाय से क्वेश्चन उठा है कि जो राम स्नेही संप्रदाय है उसकी जो सिंथल शाखा है उसके प्रवर्तक संत कौन थे। तो दोस्तों, इसके जो प्रवर्तक संत थे वो थे हरिराम दास जी। कौन से संत? हरिराम दास जी किसके हैं? सिंथल शाखा के। और कौन से संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के प्रवर्तक श्री हरिराम दास जी थे। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों के से संबंधित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर विवाह की रस्मों की बात की जा रही है कि जो इनमें से ऐसा कौन सा जो ऑप्शन है वो विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं, सुन के इसमें देख लेते हैं। कंकण बदन, यानी कि जो काकड़े बांधे जाते हैं उसे कंकण बदन कहते हैं। तो ये विवाह की रस्म है, ये बिल्कुल विवाह की रस्म है। नहीं, बंदोली यानी कि जो बिंदोली निकाली जाती है वो भी विवाह की एक रस्म है, ये भी हो गई। समेला यानी कि जो दूल्हा आता है तो उसके जो मिलते हैं वर और वधू के जो फैमिली होती है वो मिलती है, उसे समेला बोलते हैं। तो ये बात भी सही है। कर्णवेद, दोस्तों ये कर्णवेद नहीं है। कर्णवेद इसलिए नहीं है क्योंकि कर्णवेद जो जन्म के टाइम पे किया जाने वाला है, यानी कि ये जो कान बेदते हैं ना बच्चों के, तो कान बेदने के टाइम पे किया जाने वाला संस्कार है, ये विवाह से संबंधित संस्कार नहीं है। तो हमारा इसमें पूछा है कि विवाह की रस्मों से संबंधित संस्कार नहीं है, तो वो कौन सा है? कर्णवेद हमारा जो विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। दोस्तों, जब संकट आता था ना मेवाड़ के राज परिवार पर, तो उस टाइम पे जो मेवाड़ का राज परिवार था वो जहाँ जाकर आश्रय लेता था वो कौन सा किला है। तो दोस्तों, कुंभलगढ़ का जो किला है वो आश्रय स्थल हुआ करता था। किसका? मेवाड़ के राज परिवार का। तो आंसर ये सही है। आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ मनाई जाती है। दोस्तों, जो करवा चौथ है ये कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है?
दोस्तों जो करवा चौथ का क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि किससे है, 30 त्योहारों से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो करवा चौथ है वो कब मनाई जाती है। तो दोस्तों ये कार्तिक में मनाई जाती है, कार्तिक में कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है करवा चौथ। चौथ का मतलब चतुर्थी, तो इसमें सब ऑप्शन में चतुर्थी है। ये कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है। दोस्तों यहाँ पर मुंशी त्रिलोकचंद की बात की जा रही है कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित है। तो दोस्तों मैं इसके लिए एक ट्रिक सोच के रखती हूँ। ट्रिक क्या है, ट्रिक है, ट्रिक मतलब करौली, ओके, त्रिक यानी कि जिससे संबंधित है, त्रिक हो गया, त्रिक त्रिलोकचंद माथुर, और कहाँ कैसे, करौली प्रजामंडल। क्या हो गया, त्रिलोकचंद माथुर और कैसे, करौली प्रजामंडल। तो त्रिक से ट्रिक हो गई, त्रिक त्रिलोकचंद माथुर और करौली प्रजामंडल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है। दोस्तों जो पोमचा है ये एक तरीके का वस्त्र है। तो वस्त्र है यानी कि पीलो ओढ़ पोमचो ओढ़ो, एक गाना भी सुना होगा आपने राजस्थानी में। तो एक वस्त्र है, तो इसका आंसर हो जाता है वस्त्र। ये मिठाई, आभूषण और संस्कार कोई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक वस्त्र है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे। दोस्तों नहीं थे, पूछा गया है कि कौन से अभियान में, सैन्य अभियान में अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह शामिल नहीं थे। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अभियान था, क्योंकि बंगाल के अभियान पे तो कौन गए थे, मान सिंह। तो मान सिंह किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, राय सिंह। तो ये बंगाल के शासक में, बंगाल की जो अभियान में शामिल नहीं थे, कौन, बीकानेर के शासक राय सिंह। किसके समय, अकबर के समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। दोस्तों ये वैसे राजस्थान जीके का नहीं है, पॉलिटी का आंसर है, लेकिन इसका आंसर है 361(3), जिसमें क्या बोला गया है कि जो भारत का संविधान है उसके 361(3) में, आर्टिकल 361(3) में ये बोला गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। दोस्तों कब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक वो उस पर अपनी सीट पे है, यानी कि जब तक वो अपना कार्यभार देख रहा है तब तक उसे ना तो गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई आदेश निकाला जा सकता है। हाँ वो सीट पे नहीं है तब निकाला जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थार का महोत्सव आयोजन निम्नांकित में किस स्थान पर किया जाता है। दोस्तों जो थार महोत्सव है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, बाड़मेर में किया जाता है। ये तो सबसे पहले आंसर हो गया। अब देख लेते हैं जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में कौन कौन से जो महोत्सव वो आयोजित होता है। तो जैसलमेर में होता है मरु महोत्सव। दोस्तों जो जैसलमेर में है वो कौन सा होता है, मरु महोत्सव होता है, मरु महोत्सव हो गया। जोधपुर में हो गया मारवाड़ महोत्सव, और बीकानेर में कौन सा हो गया, ऊंट महोत्सव। यानी कि ये 4 प्रकार के महोत्सव हो गए। कहाँ कहाँ होते हैं, जो जैसलमेर में है वो मरु हो गया, जोधपुर में है मारवाड़ हो गया, बीकानेर में है ऊंट हो गया, और जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में हो गया। कहाँ हो गया, बाड़मेर में। तो इसका आंसर क्या है कि जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। डॉक्टर संपूर्णानंद मोहनलाल सुखाड़िया, ये बिल्कुल सही है। मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे राज्यपाल रहे थे हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद। शिवचरण माथुर जब मुख्यमंत्री थे तो ओपी मेहरा भी मुख्यमंत्री रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। अशोक गहलोत के समय निर्मल चंद जैन भी रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो वसुंधरा राजे उस टाइम पे अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल जो गलत आंसर है ये गलत है। और यहाँ पे सुमिलित नहीं है, यही पूछा गया है, तो आंसर हमारा हो जाएगा अंशुमान सिंह और वसुंधरा राजे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नांकित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति
1962 के सदस्य रहे हैं। दोस्तों किसकी बात हो रही है? भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 की, जिसके जो मुख्यमंत्री वो सदस्य रहे हैं, तो वो कौन से सदस्य मुख्यमंत्री रहे हैं? वो रहे हैं टीकाराम पालीवाल। यानी कि जो टीकाराम पालीवाल जी थे वो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया है? दोस्तों ऐसा कौन सा मुख्य सचिव है जिसने सबसे ज़्यादा अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है? ये कौन है? तो दोस्तों ये है BVL माथुर। BVL माथुर है जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजभवन राजस्थान में इन्फॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था? किस पोर्टल की बात हो रही है? इन्फॉर्मर्स पोर्टल की। किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान जो ये प्रारंभ किया गया था? तो ये कलराज मिश्र के कार्यकाल के दौरान ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर से स्थित दरगाह की जियारत की थी? किस डेट की बात हो रही है दोस्तों? 8 सितंबर 2022 की। किस डेट की बात हो रही है? 8 दिसंबर 2022 की बात हो रही है कि कौन सा देश है जिसके प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में दरगाह की जियारत की थी? तो दोस्तों बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने 8 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के दरगाह की जियारत की थी। ठीक है, अजमेर की दरगाह की जियारत की थी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? दोस्तों किस अकादमी की बात होती है? पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी की। तो कहाँ बनेगी, किन शहरों में बनेगी और दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बनेगी? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि जो पैरा खेल स्पोर्ट्स अकेडमी है वो कहाँ बनेगी, एक तो ये, और किन के लिए बनेगी? तो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए बनेगी। और ये कहाँ बनेगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है जोधपुर व जयपुर में। जो स्पोर्ट्स अकेडमी है, पैरा स्पोर्ट्स अकेडमी, वो जयपुर और जोधपुर में खुलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों गेम्स 2022 में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये जो राजीव गांधी खेल हैं, ग्रामीण ओलंपिक गेम्स है 2022 में जो सम्मिलित नहीं है, उसका सबसे पहले आंसर्स तो हम बता देते हैं, ये फुटबॉल नहीं है। ठीक है, 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 243 के आयोग, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना आर्टिकल 243 के अकॉर्डिंग की गई। तो जो इसमें है मधुकर गुप्ता है, जो माह अगस्त 2022 में राजस्थान के मुख्य आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ये आंसर तो सही हो गया है, लेकिन इससे रिलेटेड चीज़ें और देख लेते हैं। जो DB गुप्ता है ये राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और श्रीमती उषा शर्मा मुख्य सचिव रही हैं। तो इसका तो आंसर क्या हो गया? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजस्थान के वो कौन है? श्री मधुकर गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 के लिए निम्नांकित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है? दोस्तों 2022 के जो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है वो कौन कौन है? तो वो कौन कौन है? ये हैं दुर्गाराम मुवाल, सुनीता गुलाटी। यानी कि ये 2 टीचर हैं, दुर्गाराम मुवाल और सुनीता गुलाटी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई है? दोस्तों जो नई पारिस्थितिकी नीति आई है वो कब लागू की गई है? 15 जुलाई 2021 को। तो आंसर कौन सा हमारा सही हो गया? 2021। तो इसका आंसर सही हो गया, 15 जुलाई 2021 को राजस्थानी पर्यटन नीति लागू की गई है। आंसर सही हो गया। अब देख लेते हैं राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति कब आई थी। दोस्तों राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 27 सितंबर 2001 को लागू हुई। नवीनतम पर्यटन नीति 9 सितंबर 2022 को आई थी, और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 26 नवंबर 2022 को लागू हुई है। वापस देख लो, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति आई थी 2001 में, नवीनतम पर्यटन नीति आई 2020 में, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना आई 2022 में, और जो ये पारिस्थितिकी पर्यटन नीति है वो कब लागू हुई? 15 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान के किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता यानी ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित किया गया है? दोस्तों, हस्ताक्षर किया गया है किस पर? MOU पर। MOU, और वो कौन से जिले का है यानी कौन से राज्य का है जिसके साथ MOU किया गया है? किसने किया है? राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान ने किस राज्य के साथ स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ, यानी कि राज्य का कौन सा जो किसी दूसरे राज्य का स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ है उसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है? तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना के साथ राजस्थान ने क्या किया है? MOU। और वो तेलंगाना की कौन सी सहकारी संघ है? श्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ, जिसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया है राजस्थान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों, 2022 की बात हो रही है कि कौन सा जिला है जिसने MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आकांक्षी जिला संवर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये जिला है करौली, यानी कि करौली जिले को क्या प्राप्त हुआ है? MSME में आकांक्षी जिला संवर्ग में शामिल किया गया है और इसको द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित थे? दोस्तों, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री की जो संकल्पना थी हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, ये 2022-23 में इस पे जो पौधे तैयार करने थे वो थे 5 करोड़ पौधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना के बजट प्रावधान है। दोस्तों, जो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना थी उसका बजट कितना था? 800 करोड़। ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, किस बांध की बात हो रही है? मेजा बांध की। किस नदी पर है? दोस्तों, जो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा में स्थित है और कोठारी नदी पर स्थित है। ये तो हमारा सबसे पहले आंसर हो गया। अब देख लेते हैं बनास नदी पर जो त्रिवेणी संगम है उसके बारे में देख लेते हैं। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम है बिगोद, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, बनास, बेड़च और मेनार। दूसरा है राजमहल टोक में जो त्रिवेणी संगम है वहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, बनास, ड्राई और खारी। और तीसरा है जो देवधाम, ये कहाँ पे है? जोधपुरिया में स्थित है। ये बनास, मानसी और बांडी नदी मिलती है। इसके अलावा चौथा जो त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वर है, ये सवाई माधोपुर में। यहाँ पर जो नदियाँ हैं बनास, सीप और चंबल नदी। इस प्रकार से हमने बनास नदी पर स्थित 4 त्रिवेणी संगमों को याद कर लिया है। बिगोद का त्रिवेणी संगम जो भीलवाड़ा में है, राजमहल का टोक में है, देवधाम जोधपुरिया में है और रामेश्वर सवाई माधोपुर में है। और इनकी जो नदियां हैं जिनसे ये त्रिवेणी संगम मिलके बना है वो भी हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। चोकला नस्ल क्या है? दोस्तों, जो चोकला नस्ल है ये क्या है? ये चोकला नस्ल है किसकी है? ये चोकला नस्ल है भेड़ की नस्ल। किसकी है? चोकला नस्ल भेड़ की नस्ल है। ये आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान में सबसे न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिले में है? तो ये कौन सा जिला है? जैसलमेर, यानी कि यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है जैसलमेर जिले में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे कम जनसंख्या है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? दोस्तों, जो चौथ माता है वो कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जाति के लोग चोरी करने से पहले चौथ माता के यहाँ जाकर पाती देकर आते हैं। दोस्तों, लेकिन ये कंजर जो जाति है वो कहाँ रहती है? हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि कोटा बूंदी में मिलती है। और इनके जो मुखिया होते हैं उसको पटेल कहते हैं। कंजर जाति के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लो। ये हाड़ौती क्षेत्र में रहती है, कोटा बूंदी में, और इसके मुखिया को पटेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दोस्तों, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आबू पर्वत पर स्थित है। आबू पर्वत पर स्थित है। आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नांकित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, है ना। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे छोटी चोटी कौन सी। तो तारागढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है, 873 मीटर दोस्तों। फिर अचलगढ़ की देख लेते हैं, इसकी 1350 है। कमलनाथ की देख लेते हैं, ये 1001 है। और 1055 रघुनाथगढ़ की है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे ऊंची कौन सी है, अचलगढ़, यानी कि बी सबसे एंड में होना चाहिए। तो बी सबसे एंड में होना चाहिए, तो है ही नहीं कोई सा भी ऑप्शन, तो आंसर सही हो गया है। यानी कि ए सबसे छोटी है, यानी कि तारागढ़ सबसे छोटी। फिर सी कमलनाथ की जिसकी है 1001 है, तो सी सबसे छोटी, उससे छोटी मतलब उससे थोड़ी बड़ी। और फिर डी है जो रघुनाथगढ़ है 1055 ही है, और 1350 अचलगढ़ की है, वो 1350। तो ये सबसे ऊंची चोटी है। और हमें किसमें आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो ये आंसर हमारा सही हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से दो जगह से गुजरती है। डूंगरपुर की तो सीमा बनाती है और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। ये टोटल 26 किलोमीटर राजस्थान में गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नांकित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। किस जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं बीकानेर, नागौर और चूरू में। पतझड़ी और उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी और शुष्क पतझड़ी वन वहीं पाए जाएंगे। तो बीकानेर, नागौर, चूरू का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम मादा किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। दोस्तों ये 78-79 से प्रारंभ हुआ है। ये परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम माडा किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, 1978-79 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है। दोस्तों जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा में प्राप्त हुई है, यानी कि जो हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट बात है, उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे लेख मिले हैं। दोस्तों जो संकलिपि में लिखे हुए लेख हैं वो कहाँ मिले हैं, विराट में मिले हैं। तो ये आंसर सही है कि जो विराट में है उत्तरकालीन संकलिपि के लिपि के लेख मिले हैं। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ है। दोस्तों जो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध हुआ है वो खानवा का युद्ध हुआ है। कब हुआ है, 17 मार्च 1527 को बयाना भरतपुर में हुआ था खानवा का युद्ध, बाबर और महाराणा सांगा के मध्य। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष प्रारंभ की गई। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो RKVY, ये वर्ष में कौन से वर्ष में प्रारंभ की गई, तो 2007 में ये प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अजमेर नगर बसाया। दोस्तों अजमेर जो नगर है वो बसाया था अर्णोराज ने। अर्णोराज ने कब बसाया था, 1113 ईस्वी में अर्णोराज ने, अजय राज ने अजमेर नगर अजय राज ने बसाया था 1113 ईस्वी में। इसी के नाम पर अजमेर नगर बसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित कीजिए। दोस्तों हमें सुमिलित करना है किसको, एक दूसरे को। ठीक है, तो राजपूताना मध्य भारत जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी राजपूताना मध्य भारत की 1918 ईस्वी में। राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो ये थर्ड में। चौथा और थर्ड देखते हैं, मिला लेते हैं। फर्स्ट में फोर्थ, तो फर्स्ट में फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो बाकी के सारे तो कट गए। ये हो गया आंसर 2, बिल्कुल सही। फर्स्ट में फोर्थ यानी कि जो 1918 में किसकी, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। मारवाड़ सेवा जो संघ है इसकी स्थापना हुई 1920 में। ये इसका है। आचार सुधारणी सभा 1910 में। तो इस तरीके से ये चारों को सम्मिलित कर लिया है अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मत्स्य संघ में कुल रियासतें थी। दोस्तों जो मत्स्य संघ है उसमें 4 रियासतें थी, ABCD 4 रियासत थी और एक ठिकाना था। ABCD नीम के नीचे इसकी एक ट्रिक है, आपने देखी नहीं है तो जाकर हमारे YouTube चैनल पर देख लीजिए। आबू में जैन मंदिर विमल सही
विमलव सही के निर्माण करता है। दोस्तों जो आबू में जैन मंदिर है विमलव सही, इसके निर्माण करता कौन है? विमल शाह। विमलव सही के निर्माण करता विमल शाह ही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मारा गया था? दोस्तों जो पॉलिटिकल एजेंट है मैकमोहन वो मारा गया था 1857 की कौन से जोधपुर का जो कौन सा युद्ध था? वो चेलावास का युद्ध था। चेलावास के युद्ध में मैकमोहन मारा गया था। ठीक है, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, और वीडियो को जो भी कमी आपको लगती है हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगता है तो भी हमें बताएं ताकि वो हमें मोटिवेट करे और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।